तो एक रोडवेज की बस आई और पहले मेरे देवर के डॉग को कुचला और वो साथ में कुचला गया। अब हम लोगों ने शुरुआत करी थी 12 डॉग से, तो इस समय 209 डॉग्स हो चुके हुए हैं। पुलिस की तरफ से आपको कोई हेल्प नहीं मिलती है साहब? एसीपी सुकन्या, आई थिंक शी वाज द फर्स्ट ऑफिसर, वो खुद चलकर आई इतमादपुर से। शी वेंट टू खंदौली थाना और एफआईआर करवाई। मैं एक बार केदारनाथ गया था, मैंने वहाँ देखा लोग घोड़े पे जा रहे हैं। बट मैम मैं एक चीज़ और उसमें बोलना चाहूँगा, जैसे वो लोग घोड़े पे जा तो रहे हैं बट जो घोड़ा वाला है उसका खर्चा भी उसी से चलता है। ऐसी कोई बात नहीं। आप एक बात बताइए, अगर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे तो फिर तो कभी क्रूएल्टी हटेगी नहीं। एनजीओ को लेके ना बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। अब जैसे आप कुर्सी पर बैठकर कमेंट कर रहे हो किसी को, इट इज वेरी इजी टू कमेंट। आज ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम आज जिनकी बात करने वाले हैं वो बोल नहीं सकते। वो आपसे किसी चीज़ की शिकायत नहीं करते, वो बस प्यार के भूखे हैं और थोड़े से प्यार के बदले वो ज़िंदगी भर की वफादारी दे देते हैं। जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूँ स्ट्रीट डॉग के बारे में। आज इस पॉडकास्ट में हम विनीता अरोरा मैम से बात करेंगे, जो इस मतलबी दुनिया में इन बेजवानों का सहारा बनी है, सिर्फ इसलिए कि इनकी कोई हेल्प नहीं करता। इनका एक एनजीओ भी है जो कैस्पर होम ट्रस्ट के नाम से है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं स्ट्रीट डॉग की लाइफ के बारे में। मैम पहले अपने बारे में कुछ बताइए हमें। मेरा नाम विनीता अरोड़ा है। बेसिकली मैं दिल्ली को बिलोंग करती हूँ। Okay. और शादी मेरी हुई थी 1987 में व्हेन आई केम हियर। और शुरू से ही डॉग लवर हूँ और बचपन से ही मतलब इसमें सेवा में तो थी ही, लेकिन हाँ ये कभी नहीं सोचा था कि अपना शेल्टर बनाऊंगी। दैट हैपेंड आफ्टर कैस्पर्स डेथ। पर वैसे मतलब सेवा मैं शुरू से करती आ रही हूँ। और क्योंकि मैं एक राइटर हूँ, एक टीचर थी, तो एक बुक भी लिखी हुई है ओडिसी ऑफ स्ट्रीट डॉग्स, मेरी जर्नी के बारे में। आई थिंक यू मस्ट रीड दैट। तो मैम आपकी शुरुआत कैसे हुई थी इस चीज़ में आने के लिए? कुछ लोग समझते हैं कि शायद कैस्पर की डेथ के बाद जो कैस्पर्स होम मैंने बनाया था शायद उसी से शुरुआत हुई थी। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ 3 साल की थी व्हेन आई लॉस्ट माय फादर। वो एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई थी। और मेरी मामा एक स्कूल टीचर थी। शी यूज्ड टू टीच इकोनॉमिक्स। और इतना मतलब बिजी शेड्यूल होने के बावजूद चिड़ियों को दाना डालना, डॉग्स के लिए खाना बनाना, तो शायद मेरी शुरुआत बचपन से इसलिए हुई थी क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी और जो इतना प्यार करती थी जानवरों से, शायद हम उनके साथ पले थे। हम लोग करोल बाग में रहते थे पहले दिल्ली में, तो वहाँ पे मतलब 6-7 डॉग्स वहाँ बैठे ही रहते थे। पर मेरे में आई थिंक शायद गॉड ने मुझे ये ब्लेस किया हुआ था कि मुझे शुरू से ही एक फीलिंग आती थी। मुझे भेदभाव पता चलता था स्ट्रे डॉग और ये पेट डॉग्स में। शुरू से बचपन से मैं महसूस करती थी। मेरे राइटिंग स्किल्स अच्छे थे और इसलिए मेरी शुरुआत हुई एक राइटर बनने की। मेरी एक बहुत अच्छी एक इंग्लिश टीचर है जिनके बारे में मैंने लिखा भी हुआ है बुक में अपनी, ओडिसी ऑफ स्ट्रीट डॉग्स। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया था कि तुम इतना कुड़ती हो इस सब्जेक्ट के बारे में कि क्यों लोग इनको स्ट्रेस बोलते हैं, व्हाटएवर, सो स्टार्ट राइटिंग अबाउट योर फीलिंग्स। सो दैट इज व्हाई हाउ आई स्टार्टेड। और वो करते करते अवेयरनेस में हम लोग आ गए। धीरे धीरे मैं दूसरे एनजीओ से जुड़ी। पहले एनजीओ का नहीं पता था, फिर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का फीडर्स कार्ड हमने तब बनाया जब मैं आगरा आई। क्योंकि बेसिकली एक्टिविज्म मेरी आगरा से स्टार्ट हुई, क्योंकि दिल्ली में जहाँ हम रहते थे वो बहुत फ्रेंडली एरियाज थे, वहाँ सब जानवरों को प्यार करते थे। कोई ऐसा वो नहीं था कि मतलब बहुत भेदभाव तो था वहाँ पे भी, लेकिन ऐसे नहीं कोई हेट्रेड जैसे करता हो। आगरा में मैंने हेट्रेड देखी बहुत ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स के लिए। जैसे अब मैं खंडारी में रहती हूँ, वहाँ पे खाना डालना, वहाँ से इतनी लड़ाइयाँ पिकअप हुई कि इधर मत डालो, उधर मत डालो, ये मत करो, वो मत करो। तो फिर बाद में मुझे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के फीडर्स कार्ड के बारे में पता चला। फिर हमने अपने फीडर्स कार्ड बनाया। तो एक्टिविज्म की शुरुआत मेरी वहां से हुई। बहुत सारे एनजीओज के साथ काम किया, लेकिन हाँ ये नहीं कभी सोचा था कि अपना कोई एज सच शेल्टर बनाऊंगी। हम बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो हम लोग बल्कि डोनेट करते थे दूसरे शेल्टर्स के लिए पहले। लेकिन कैस्पर के दर्दनाक हादसे के बाद मैं बॉम्बे गई हुई थी। कैस्पर की आदत थी सुबह सुबह घूमने की। तो हमारे जो गार्ड भैया थे वो और हमारे देवर का घर पास में ही है, तो वो सुबह सुबह 5 बजे निकलते थे वॉक करने के लिए। तो एक रोडवेज की यूपी रोडवेज की बस आई नो एंट्री में से, और पहले मेरे देवर के डॉग को कुचला। और मेरे हस्बैंड से क्या गलती हो गई कि वो ना एकदम से उसकी स्पीड तोड़ने लगे, ऐसे रोकने लगे। वो एकदम से हमारे रैंप के ऊपर चढ़ गया। जैसे वो कहते हैं ना कि डॉग अपने मालिक की बला ले जाता है, तो दोनों, हमारा गार्ड भी गिर पड़ा, मेरे हस्बैंड भी, और वो साथ में कुचला गया। जब मैं बॉम्बे से आई मैं बिल्कुल पागल जैसी हुई थी। बस मुझे जुनून था कि मुझे उस ड्राइवर को पकड़ना है। बहुत बड़ी हमारी लंबी लड़ाई चली, पर यूपी रोडवेज के साथ मेरी लड़ाई जो थी वो इतनी इजी नहीं थी। 5 ड्राइवर्स के उस रूट के मतलब निकले भी,
नाम, लेकिन क्योंकि मेरे पास उस समय कोई पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स या कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट्स नहीं थे तो उसको न्याय नहीं मिला। अब हम बिल्कुल टूट चुके थे, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इंस्पायर किया कि हम एक छोटी सी एक अपनी ज़मीन खरीदते हैं और वहाँ पे उसकी याद में एक श्रद्धांजलि एक तरह का हम दे रहे थे कैस्पर को। हम लोगों ने 2015 में जब स्टार्ट किया था तो 2016 तक इट वाज टोटली प्राइवेट, हम लोग अपने आप अपने खर्चे से चलाते थे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा नंबर्स होने लगे, फिर सारों ने मुझे बोला कि इतना इमोशनली मत सोचो, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। जब तक आप संस्था नहीं बनाओगे तब तक आप इतना नहीं कर सकते। तो इसके लिए आई थिंक मैं श्रेय दूंगी एक अजयदीप है जो वॉइस ऑफ वॉइसलेस चलाते हैं फरीदाबाद में। उन्होंने मुझे ये राय दी कि आप ट्रस्ट बनाओ, उसमें सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को लो जो आपकी ट्रस्ट तोड़ेंगे नहीं, जैसे अपनी फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गई। तो हमने छोटा सा ट्रस्ट बनाया और मतलब बिल्कुल गवर्नमेंट की मदद ना कभी मांगी। एक्चुअली मेनका गांधी मैम के साथ मेरी पहले पहचान नहीं थी, नहीं तो शायद मेरे कैस्पर को न्याय मिल जाता। मेनका मैम ना हो तो एनिमल वेलफेयर हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उधर बैठी हुई भी दिल्ली में हमारे जितने भी क्रूअल्टी केसेस होते हैं उसमें साथ देती हैं। तो हुआ क्या, जब ये हम लोगों ने शेल्टर एक्सपैंड करने की सोची तो मैम ने बोला कि तुम नगर निगम से जमीन क्यों नहीं मांगती। अब उस समय के जो कमिश्नर थे ही वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। अब बल्कि जो नगर निगम की टीम आई हुई है इस समय बहुत अच्छी है, पर उस समय की बदकिस्मती से टीम अच्छी नहीं थी, तो वो मुझे जमीन देना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने नारायण में एक ये थी गौशाला थी, उसके पीछे एक लैंड भी नहीं, वो मतलब एक डूब का एरिया था। तो हम तो मतलब शक कर ही नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी मतलब गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हमें ऐसे लूटेगी। तो वो पूरा आप समझिए कि हम जुलाई 21 में शिफ्ट हुए हैं, नहीं अप्रैल 21 में, और जुलाई 21 में पूरा डूब गया पूरा शेल्टर। और वो तो हम लोग बड़े लकी थे कि मतलब वो ना थोड़ा से स्लोप पे थी जमीन, तो इन लड़कों ने, मेरे जो स्टाफ वाले थे, उन्होंने सारे डॉग्स को ऊपर, उस वक्त हम लोग कम से कम 72 डॉग्स वहां से फ्लड में से बचा के लाए थे। तो लेकिन देखिए ईश्वर जो आपसे लेता है, अगर आपका पैशन सच्चा हो वो आपको वापस भी मिलता है। एक्चुअली वो जो छोटा सा शेल्टर है 250 गज का, उसमें ऑलरेडी 180 से ऊपर डॉग्स आ चुके हुए थे। हालांकि वहां पे सिर्फ 50 या 60 रह सकते हैं कंफर्टेबली। अब हम क्या करते, हमने कुछ डॉग्स यहाँ गांव में ही डाल, मतलब जैसे छोड़ना स्टार्ट कर दिए, खाना वाना यहाँ खा लेते थे। पर ये बड़ा फ्रेंडली एरिया है, मुझे गांव बहुत पसंद है, क्योंकि गांव में लोग तंग नहीं करते, परेशान नहीं करते, जितने मर्जी डॉग्स बाहर घूमते रहे। तो सोम्या गोयल एक लड़की है, वो मेरी बहुत बड़ी एडमायरर थी। तो एक बार वो आई तो उसने वैसे बाय द वे पूछा कि आंटी इतने सारे ये 14-15 डॉग्स आपके यहाँ कहाँ घूम रहे हैं। तो मैंने उसको वही बोला, बेटा जगह ही नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो उसने पता नहीं कहते ना जैसे एक परी बन के आई मेरे लिए। उसने अपने पापा को न जाने कब बोला कि आंटी ऐसे ऐसे मुश्किल में है, और उन्होंने ये जमीन खरीदी एंड दे गिफ्टेड इट टू अस। ये वाली गिफ्ट कर दी उन्होंने कि कैस्पर्स होम को कि आप अपना इसमें शेल्टर बनाइए। अब यहाँ पे दक्षिणांचल वाले हमारे को बिजली का कनेक्शन नहीं दे रहे थे, कुछ दिक्कतें आ रही थी। कभी बोल रहे थे कि यहाँ से नहीं दे सकते, बीच में रोड जा रही है, आपको पता तो है ही पूरा। तो जब मैंने भैया को बताया, सोम्या के पापा को, अब आप देख रहे हैं उन्होंने ये सोलर भी लगवा दिया हमारे लिए पूरा। अभी हालांकि चालू नहीं हुआ है, थोड़ा सा काम बाकी है। वो मतलब गोयल जो फैमिली थी वो मेरे लिए ईश्वर बन के आई, और आई थिंक आज जितना भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इट इज जस्ट थैंक्स टू देम। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता? गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। मैं तो अभी भी कहूंगी कि चलो आप फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देते, इट्स ओके, लेकिन जो पशु क्रूरता के केसेस हम लोग लड़ते हैं उसमें इतनी दिक्कत आती है, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा शिकायत है पुलिस से, क्योंकि पुलिस तो मतलब एनिमल्स को कुछ समझती नहीं है, ना तो उनको एनिमल लॉज पता है। अभी हम लोग एक प्लान कर रहे हैं पुलिस सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करने का, ये इलेक्शंस वगैरह सब निपट जाए उसके बाद, ताकि पुलिस को ना हमें एजुकेट करना पड़ेगा। अब उनको पेट्स के लॉज नहीं पता, जैसे सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे आती थी पेट्स को रेस्क्यू करने में, लेकिन पेट्स के लॉज के बारे में मतलब इतनी अनजान है पुलिस। वो उल्टा मुझे बोलने लगे थे कि आप किसी का पेट डॉग कैसे उठा सकती हो। तो उनको ये मालूम ही नहीं है कि सेक्शन 289, 429, 428, 11 बहुत सारे सेक्शन है जो कि पशु क्रूरता के हैं अभी। तो आप अपने डॉग को एक तो बांध के नहीं रख सकते बिल्कुल भी फॉर लॉन्ग आवर्स, और ना ही मोटी चेन पे बांध सकते हो। एक प्रावधान हम लोग एक और नगर निगम से डिमांड कर रहे हैं कि इन सारे पेट डॉग्स की माइक्रो चिपिंग होनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है, मेरे पास यहाँ पे इतने सारे छोड़े हुए डॉग्स आते हैं। अब जैसे यही पालीवाल पार्क में कोई फेंक गया था इसको, तो अब अगर इसको माइक्रो चिपिंग इसकी हुई होती है, हमें पता तो चलता ओनर कौन है। तो ये छोटी छोटी चीजें शुरुआत हो रही है। लकीली नगर निगम के जो इस बार वेटनरी ऑफिसर आए हैं डॉक्टर अजय सिंह, आई थिंक उन्हीं के टेन्योर में इतने काम हुए हैं, जो एबीसी सेंटर भी खुले जैसे हम लोग चाह रहे थे, और अब वो पेट डॉग्स पे भी ना बहुत काम कर रहे हैं। वैसे पुलिस की तरफ से आपको कोई हेल्प नहीं मिलती ऐसा? नहीं, आई एम वेरी सॉरी टू से,
मतलब चाहे कोई पुलिस वाला मेरी इंटरव्यू सुन रहा हो, मैं आउटराइट बोलती हूँ कि एक भी ऐसा थाना मुझे याद नहीं है जहां पे बिना मेनका मैम की सोर्स लगाए या बिना अभी नगर निगम की सोर्स लगाए कोई भी, या किसी एसीपी से जान पहचान लगाए, जब तक कोई सोर्स नहीं हमारी होती या ऊपर से कोई प्रेशर नहीं पड़ता, द पुलिस नेवर हेल्प्स यू इन अ सिंगल केस। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट। अभी रिसेंटली आपको एक केस बताती हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट केस था। जलेसर रोड पे एक ब्रीडिंग का धंधा तो आपको पता ही है कैसा चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि लोग डॉग फॉरेन ब्रीड्स खरीदते हैं, इसलिए जगह जगह पे मतलब नुक्कड़ नुक्कड़ पे ब्रीडर्स पैदा हुए हैं। तो अब मैं आपको एक और लॉ बताना चाहती हूँ। आजकल एक नया लॉ इंट्रोड्यूस हुआ है कि 5,000 का हर ब्रीडर को एक लाइसेंस बनवाना पड़ेगा जीव जंतु कल्याण बोर्ड से, और तभी वो ब्रीडिंग का ये काम कर सकता है। एथिकल ब्रीडिंग बोलते हैं उसको। तो ये आदमी एक टेंट सा बनाकर पता नहीं नकली दवाइयां बेचता था, कोई आयुर्वेद समथिंग की। मेरे को सूचनाएं आती है ना ये पशु क्रूरता की, तो उन्होंने बोला कि एक आदमी ने बड़ी बुरी तरीके से एक रॉटविलर को, और वहां पे वो जो व्हाइट वाली जो लैब्राडोर आप देख रहे हैं जिसको हमने रेस्क्यू किया था, इन दोनों को ना बांधे रखते थे वहां पे। अब मुझे तो सिर्फ डॉग्स का पता था, लेकिन बाद में जब हम लोग गए उस जगह पे, आप मान सकते हैं जो फॉरबिडन है, तीतर उसमें आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, हाईली प्रोटेक्टेड जानवर है, उसमें 3 साल की जेल हो सकती है आपको, पर उन्होंने तीतर तक वहां पे पाले हुए थे। तीतर पाल के बेचते हैं। लकीली मैंने टेंट में देख लिया। अब ऑब्वियसली मैं अकेली तो ये वाली रेस्क्यू को कर नहीं सकती थी, तो हम पुलिस के पास गए एज यूजुअल। ये हमारा एरिया नहीं है, खंदौली जाइए, खंदौली जाइए तो ये हमारा एरिया नहीं है, उनके पास जाइए। फिर मुझे लगा कि आई थिंक नगर निगम को ही बोलूं और क्या करूं। उन्होंने नगर निगम का टास्क फोर्स बुलाया, हमने डॉग्स तो रेस्क्यू कर लिए, तीतर भी रेस्क्यू कर लिए, वाइल्ड लाइफ ये एसओएस को भेज दिया। लेकिन फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि ऐसे लोगों के ऊपर आपको एफआईआर करानी चाहिए, ताकि कम से कम वाइल्ड लाइफ के एक्ट में कोई अरेस्ट तो हो। कैन यू बिलीव, उस वाले में भी इन्होंने एफआईआर नहीं करी, जबकि वाइल्ड लाइफ एक्ट में उसी वक्त आपको मुझे एफआईआर की कॉपी देनी होती है। फिर लकीली वहां पे एक एतमादपुर की एसीपी एक लेडी है, एसीपी सुकन्या, आई थिंक शी वाज द फर्स्ट ऑफिसर जिसको मैंने देखा कि मतलब जैसे ही मैंने उनसे बात करी ना कि ऐसे ऐसे हुआ है, वो खुद चलकर आई एतमादपुर से, शी वेंट टू खंदौली थाना और एफआईआर करवाई। अब क्या होता है, सबसे बड़ी मुसीबत, हम लोग एफआईआर लेके घूमते रहते हैं, पता नहीं कितनी एफआईआर करवाई हुई है मैंने, आज तक एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसलिए मैं अपनी आवाज आप लोगों के थ्रू पहुंचाना चाहती हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट के चाहे अधिकारी हों या नेता हों, उनको हम जैसे लोगों की कम से कम पशु क्रूरता के केसेस में तो हेल्प करनी चाहिए। 1960 में एनिमल लॉ बना था, तो उसमें कौन कौन से लॉ आ जाते हैं, ये थोड़ा हमें डिटेल्स में बताएं थोड़ा। 1960 के लॉज वो वाले चेंज करने के लिए तो हम बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन लीड कर रहे हैं, क्योंकि वो इतने डिलैपिडेटेड और इतने पुराने लॉज हो चुके हुए हैं कि अगर कोई डॉग को मार भी दे तो उसको बेल भी हो जाती है, छूट भी जाता है। सिर्फ एक सेक्शन 429 है जिसमें 5 साल की जेल का प्रावधान है। आप खुद बताइए, जब एक आदमी का कत्ल कोई करता है तो उसको या तो उम्र कैद होती है या फांसी। देन व्हाई आर एनिमल्स ट्रीटेड लाइक दिस, वो चक्कर है ना। तो 1960 का जो एक्ट है उसमें बड़े कमजोर लॉज हैं, लेकिन अगर हम उनको इम्प्लीमेंट करें तो ऐसी बात नहीं है। मैं वही लोगों को आजकल प्रेरित करती हूँ कि लॉज चाहे नहीं चेंज हुए, लेकिन कम से कम एक आदमी के खिलाफ एफआईआर होगी या कोई भी एक सेक्शन लगेगा, उसको कुछ तो मतलब थोड़ा सा तो डर बैठेगा कि हाँ कानून है। तो आप समझिए कि कैस्पर्स होम ने जितने भी ये लड़े पशु क्रूरता के केसेस, हम लोग एक तरह का एक इसमें रेवोल्यूशन लेके आए हैं पूरा ये यंगस्टर्स में। अभी रिसेंटली आई थिंक आपने अखबार में भी पढ़ा होगा, एक का केस मैंने लड़ा था जिसमें एक आदमी ने जानबूझकर पहले यूं करके गाड़ी ला रहा था, डॉग के ऊपर ऐसे चढ़ाई, फिर रिवर्स करके फिर दोबारा चढ़ा के निकल गया। इतनी क्रूरता से, वो तो लकीली उसमें कैद हो गया था सीसीटीवी में। उनके खिलाफ मैंने एफआईआर करवाई हुई है, लेकिन उसकी भी अभी चार्जशीट का इंतजार है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो हम लोग ये स्टेप्स ले रहे हैं ना, भले मैं मानती हूँ कि नहीं इतनी सजा होती, लेकिन लोगों के मन में धीरे धीरे एक डर बैठ रहा है कि नाउ पीपल नो अबाउट द लॉज। थोड़े से लॉज हमने लोगों को रटवा दिए हैं, जैसे सेक्शन 11 है, सेक्शन 11 A, F, G, 51G आर्टिकल हमारा जो फ्रीडम सबसे पहले 5 फ्रीडम्स देता है। फिर सेक्शन 428, 429 और 289 है पेट्स का, जब आप पेट्स को निगलेक्ट करते हो। तो थोड़े से ना सेक्शन हम लोग जगह जगह स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो प्रोग्राम कर रहे हैं अब जागरूकता के, तो उसमें काफी मतलब बच्चों को पता चलता है और चेंजेस बहुत आए हैं। रिसेंटली मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे, किसी लड़की को किसी ने मारा था, उसको काफी ब्लीडिंग हो रही थी, काफी प्रॉब्लम थी, तो वो क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या हुआ था वहाँ पे? देखिए, आपको सच बताऊं, हमें बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो केस मैं आपके साथ बताना भी चाह रही थी, क्योंकि होता क्या है अक्सर कई बार क्या होता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से
खार खाता है या कुछ, तो फालतू में ये लोग कंप्लेंट लिखवा देते थे और मैं चली जाती थी लड़ने के लिए कि आपने डॉग को मारा है या करा है। बाद में आई रियलाइज एक दो केसेस ऐसे हुए जिसमें मुझे पता चला कि जो कंप्लेनेंट था वो झूठ बोल रहा था। अच्छा। तो अब मैं हमेशा केस को पहले वेरीफाई करती हूँ। अब इस केस में क्या हुआ, क्योंकि उसने एकदम से ब्लीडिंग की फोटो आ गई, सारे लोग बेचैन हो गए देखकर, इतना हो हल्ला मच गया कि फीडर्स को मारते हैं, ऐसी बात नहीं है। इस लड़की ने एक झूठा फेक केस डालकर सब पूरी की पूरी एनिमल लवर्स को बदनाम कर दिया और हम लोग इतना फुलिश महसूस कर रहे हैं। उसका जैसे ही वो वीडियो आया, सारे दिल्ली में, अमृतसर में, हम लोग सब ने शेयर करके, इतना गुस्सा था सब में कि इतनी माइनर लड़की को कैसे मार दिया। बाद में क्या हुआ आप मान सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज निकली। तो इस लड़की ने क्या किया, वो सीसीटीवी फुटेज में आता है, शी पिक्स अप अ स्टोन और अपने सर पे ऐसे करके मार रही है पत्थर खुद ही, और उन लोगों के ऊपर पॉक्सो लगा दिया बिकॉज शी वाज अ माइनर। तो ये जो ब्लंडर हुआ है इसकी वजह से मेरे ख्याल से काफी हद तक नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा, बहुत से फीडर्स को, और हमें बहुत ठेस पहुंची है कि इस तरह के फ्रॉड केसेस अगर एक दो जने डालेंगे तो दूसरे साथ में बदनाम होंगे। तो ये चीजें करने से लोगों को बचना चाहिए। और जैसे मैम आप जैसे कभी आप बता रहे हैं फीडिंग कराने जाते हैं लोगों को या किसी को भी, तो पब्लिक का क्या रिएक्शन होता है आपको लेके? पब्लिक का रिएक्शन बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि मतलब मैं हैरान थी कि कोविड के टाइम पे जब ईश्वर ने हमारे को दिखा दिया कि तुम सारे अंदर बंद हो और जानवर बाहर है, वहां कोविड के टाइम पे लॉकडाउन में जिस तरीके से लोगों ने हमें परेशान किया मैं आपको बता नहीं सकती। हम सबके लिए खाना लेके जाते थे, बंदरों के लिए, गाय के लिए, गधे के लिए। हमने क्या किया था, हमने एरियाज मार्क कर लिए थे। अब जैसे मैं खंडारी में रहती हूँ तो मैंने खंडारी से लेकर पूरा संजय प्लेस में पूरा कवर करती थी। वजीरपुरा से एक और अंकल थे वो करते थे। सो यू नो हम लोगों ने आपस में बात कर ली थी भाई किस किस ने कहाँ कहाँ खाना डालना है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं एनिमल्स लवर, बट उनका मैंने देखा है ज्यादातर वही लोग चिकन खा रहे होते हैं, मटन खा रहे होते हैं। तो ये किस तरीके का एनिमल लवर है? मतलब, एग्जैक्टली है ना, अगर आप एनिमल्स तो वो भी हैं बिल्कुल और ये भी हैं, तो ये किस तरीके का आप क्या? बिल्कुल मैं आपको वही बताना चाह रही थी, क्योंकि एक नेशनल एनिमल राइट्स डे अभी हम लोग फिर सेलिब्रेट कर रहे हैं 2 जून को। उसमें हम लोग यही मतलब लोगों को बोलते हैं कि चलो वीगनिज्म अगर अभी आप में एकदम अंदर नहीं आ रही, क्योंकि इंडिया में वीगन ऑप्शंस बहुत कम है, सबसे पहले आप एक इंसान को वेजिटेरियन बनने की प्रेरणा दीजिए सबसे पहले, फिर वेजिटेरियन से वीगन। कई बार क्या होता है कि अब जैसे हम लोग अपनी बात रखते हैं, अब जैसे आपने पूछा यू सेड कि किस तरह का एनिमल लव है, हम लोग भी ये बोलते हैं कि जो लोग मीट खाते हैं गलत है, दैट इज वेरी रॉन्ग। क्योंकि जैसे मैं एनिमल लवर थी, आई वाज फ्रॉम पंजाब, हमारे पंजाबियों में मीट बहुत चलता है और पहले मैं खाती थी, बट मुझे हो गए कोई आई थिंक 30 इयर्स के करीब छोड़े। तो उस वक्त जब हमने रियलाइज किया कि ऑब्वियसली व्हाई ओनली डॉग्स, उन बाकी जानवरों ने मेरा क्या बिगाड़ा है। वीगनिज्म का मैं आपको एक नेगेटिव पॉइंट में आपको एक बताती हूँ। होता क्या है, जैसे हमने कोई डॉग क्रूएल्टी केस डाला, ठीक है, अब वो क्या करते हैं वहां पे ये कमेंट्स मारना शुरू कर देते हैं, अरे चिकन बिक रहा है, पोल्ट्री बिक रही है, अंडे, मतलब व्हाई आर यू कनेक्टिंग वन स्पीशीज टू अनदर। होता क्या है, वो नेगेटिव कमेंटिंग से वो सारा केस खराब हो जाता है। तो दरअसल में आप क्या कर रहे हो, आप मैसेज ठीक दे रहे हो, लेकिन आप जो तरीका दे रहे हो वो गलत है। क्योंकि अगर आप एक जैसे मैं डॉग्स की केयर कर रही हूँ तो सब मुझे बोलेंगे, अगर कोई बोलेगा व्हाई नॉट हेन्स, व्हाई नॉट दिस, अब मैं इतना कर रही हूँ, तुम जिस कॉज के लिए फील कर रहे हो तुम भी कर लो। सो ये तरीका नहीं होता समझाने का। अब जैसे मैं अगर किसी, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो नॉन वेजिटेरियंस थे, उनमें से हम 50% को तो कर चुके हैं वेजिटेरियन। क्यों? क्योंकि हमने उनको प्यार से समझाया। एक तरीका होता है समझाने का, ये नहीं कि अरे चिकन बिक रहा है तो क्या हुआ, कुत्ते, वो तो तुम उल्टा मैसेज दे रहे हो कि अगर चिकन खाना सही है तो इसका मतलब कुत्ते का मीट भी खा लो। सो ये चीजें ना हटाने के बजाय वीगन्स जिस तरीके से उसको प्रमोट करते हैं वो गलत है। इसी चीज पर मैम मेरे को एक बात बोलनी थी। जैसे आपकी मैंने वीडियोस देखी, उसमें कई लोगों ने कमेंट्स कर रखे हैं मैम हमारी हेल्प, हमें हेल्प करनी है, ये करनी है। तो ऐसा कोई है बंदा जो आपको हेल्प करने आया सोशल मीडिया के थ्रू? हाँ आए हैं सोशल मीडिया के थ्रू कुछ लोग तो जुड़े, लेकिन ज्यादातर वॉलंटियर्स में ये होता है। जैसे हमारा कोई 32 लोगों का ग्रुप है, मैं बहुत बड़े ग्रुप बनाती भी नहीं हूँ, पर उनमें से भी मैंने एक चीज नोटिस करी है, जैसे पुलिस केसेस जब होते हैं, जब मैं अकेली पड़ जाती हूँ, तो मुश्किल से 3 या 4 ऐसे जेन्युइन बच्चे हैं जो हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं। बाकियों का तो यही है, आप इवेंट कर रहे हो तब सारे आ जाएंगे, तब 60-70 वॉलंटियर मिल जाएंगे आपको। तो ये चीज ना अंदर से आनी चाहिए। आपको सड़कों पे काम करना है, ग्राउंड लेवल पे काम करना है। अब जैसे मैं ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ तो हम लोगों को पता है रियलिटीज क्या है इनकी, सारे जानवरों की, उनको वो रियलिटीज नहीं पता चलती। अब जैसे आप कुर्सी पर बैठकर कमेंट कर रहे हो किसी को कि आप मतलब आप इस कॉज के लिए फील नहीं कर रही, उसके लिए कॉज कर रही, इट इज वेरी इजी टू कमेंट।
लेकिन जब आप करने जाते हो ना, फिर आपको पता चलता है कितनी डिफिकल्टीज आती है। वही बंदे जो हमें बोलते हैं कि भाई आप गाय के लिए क्यों नहीं कर रहे, भैंस के लिए क्यों नहीं कर रहे। आप मेरे केसेस देखिए, कांजी हाउस की जो क्रूएल्टी थी वो किसने हटाई थी? मैंने, क्योंकि मैंने इतने वीडियोस वायरल करे थे उस समय कांजी हाउस के। तो हु सेज आई डोंट वर्क फॉर काउज, आई वर्क फॉर ऑल एनिमल्स। कितने लंगूरों के केस, मतलब आई थिंक डीएफओ सर मुझसे वैसे ही परेशान हुए हैं, क्योंकि उनको पता होता है लंगूर की कंप्लेंट हमेशा विनीता अरोड़ा भेजेगी। तो हम लोग दूसरे भी एनिमल्स को करते हैं, लेकिन अब कोई कहे कि भाई आप गाय के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके लिए अब मेरे पास जगह की कमी है, तो ऑब्वियसली मैं स्मॉल एनिमल्स का ही कर पाऊंगी ना। फंड्स की कमी है, जगह की कमी है। अब लार्ज एनिमल्स के पहले हम लोग इलाज करते थे काफी, लेकिन अब हमें थोड़ा सा कट डाउन करना पड़ा, क्योंकि लार्ज एनिमल्स में आपको पता कितनी दवाई खर्च होती है, और मेरे पास मेडिसिन के कोई डोनर्स नहीं है इस वक्त, कोई भी। तो आपको कोई डोनेशन नहीं मिलता किसी? नहीं, डोनेशन मिलती है, ऐसी बात नहीं है। फूड बहुत लोग डोनेट करते हैं, अच्छे हैं लोग, कुछ लोग अच्छे हैं, लेकिन जैसे हम लोगों के, जैसे ये लैंड मिल गई, मैंने इस पे पैसा लगाया, मैंने बना दी, लेकिन अब उसको चलाना है। बात वही आ जाती है ना। अब हम लोगों ने शुरुआत करी थी 12 डॉग्स से, तो इस समय 209 डॉग्स हो चुके हुए हैं। तो अब आपको पता है ये खाना कितना बढ़ गया है। 700 किलो तो मुझे चावल ही चाहिए होते हैं खाली, तो अब उसमें से 200 किलो आ रहे हैं डोनेशन में, 500 मुझे खुद खरीदने पड़ते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, अगर लोग फूड के लिए जुड़ जाएं, मेडिसिन के लिए जुड़ जाएं, तो काफी हद तक हम लोगों का काम आसान हो सकता है। तो हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं लोगों को। एक मैम, मेरे को एक किसी ने बोला ही था कि ये क्वेश्चन जरूर करें आपसे। जैसे एनजीओ को लेके ना बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। बहुत सारे लोग मतलब ये बोलते हैं हम एनजीओ चला रहे हैं, बट वो पैसे लेके जा रहे हैं या फिर डोनेशन ले रहे हैं लोगों से, उसको कैसे रोका जाए? हाँ, बड़ा दुख होता है कई बार सुनकर कि कुछ एनजीओ फ्रॉड भी निकलते हैं, क्योंकि मैंने भी नोटिस किया है बहुत सारे एनजीओ जो पहले हमारे साथ एक्टिव थे। बात वही है, मैं फिर नाम नहीं लूंगी, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, एनजीओ सिर्फ तब तक रखते हैं जब तक एटीजी मिल जाता है उनको, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का जो सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं। हमारे साथ 1-2 एनजीओ जुड़े थे पहले, हमारे साथ जाते थे क्रूएल्टी केसेस लड़ने। आई वाज वेरी हैप्पी कि काफी बड़ी टीम बन रही है, पर एकदम फिज आउट हो गए। मतलब उनका मकसद वही था, ना कोई उनकी एक्टिविटी दिखती है ना कुछ। तो मेरी राय यही है कि लोगों को जाकर देखना चाहिए। आप जैसे गौशालास को भी, अब कई लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो बिल्कुल ही आंखें बंद करके डोनेशन दे देते हैं, पर हमसे पूछिए जो हालत है गाय की। वी आर द मोस्ट नीडी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग फ्रेंड्स वगैरह सब चला रहे हैं, तो लोगों को पता होना चाहिए कि जहाँ पे गवर्नमेंट की एड नहीं आ रही, तो आई थिंक वहां सबसे ज्यादा हेल्प करनी चाहिए, वो भी अपनी आंखों से देखकर। आई ऑलवेज टेल पीपल टू विजिट द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट। मैं एक बार केदारनाथ गया था, तो मैंने वहाँ देखा कि लोग घोड़े पे जा रहे हैं। हाँ, वो केस रिपोर्ट हो चुका हुआ है। हाँ। बट मैं एक चीज और उसमें बोलना चाहूंगा, जैसे वो लोग घोड़े पे जा तो रहे हैं, बट जो घोड़ा वाला है उसका खर्चा भी उसी से चलता है। क्योंकि मैंने उन लोगों से भी पूछा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक बात बताइए, अगर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे तो फिर तो कभी क्रूएल्टी हटेगी नहीं। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बेर सैंक्चुरी का देती हूँ। पहले भालू और कलंदर आपने सुने होंगे, तो कलंदरों को अब क्या होता है, जैसे लोग समझते हैं कि एनिमल लवर्स अगर किसी चीज को बंद करवा रहे हैं तो वो ह्यूमन एंगल नहीं देखेंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की। उन्हीं कलंदरों को ट्रेन करके ये जो वाइल्ड लाइफ एसओएस जो काम कर रहा है, उन्होंने अपने ही सेंटर में नौकरियां दी। तो इसी तरीके से जो ये डोंकीज को टॉर्चर करते हैं, जो भी, अगर वहां पे ये जैसे बहुत बड़ा यहाँ पे भी सेंटर बना हुआ है गाजियाबाद में, तो इनको वहां जॉब्स मिलते हैं ना, तो अच्छे जॉब्स में उनको डालेंगे। अब ये आपको क्या लगता है, जो घोड़ियां चलाते हैं वो पी पा के पड़े रहते हैं सबके सब। सो यू नो वी हैव टू फिनिश दिस क्रूएल्टी। ये घोड़े वाले गधे वालों के ऊपर इस तरह से दया करो कि उनको और काम सिखाओ और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, जैसे कि कलंदरों के लिए वाइल्ड लाइफ एसओएस ने किया। ऐसा कोई मैम केस आया आपके सामने जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हो? ऐसा कोई केस आपके नजर में आया हो? बहुत सारे आए हैं, लेकिन एक मैं खास यहाँ मेंशन करना चाहूंगी कि एक वकील थे कोई न्यू आगरा में, उन्होंने 12 साल से कैन यू बिलीव इट, एक पोमेरेनियन को एक ही खूंटे से यहाँ बांधा हुआ था, वहीं पे सूसू करता था, वहीं पे पॉटी करता था, सब कुछ। तो मेरे पास ये केस आया जब वो ऑलरेडी 12 साल का हो चुका था। पता नहीं क्यों लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया। एक तो मैं ये लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि क्रूएल्टी देखकर प्लीज आंखें बंद मत कीजिए, रिपोर्ट तो कीजिए अगर आप नहीं भी आगे आना चाहते। तो उस वकील के साथ हम बहुत लड़े, मतलब हमने क्या किया, मैं अपना, मेरे पास एक केस आता है ना, तोड़ तक पहुंचाती हूँ मैं, हमने अटॉर्नीज के ग्रुप में प्रमोट किया। अब क्या हुआ, मेनका मैम ने मुझे बोला ये 12 साल यहाँ काट चुका हुआ है, इसकी रोशनी आंखों की जा चुकी हुई है, आप शेल्टर मत लेके जाओ। आई थिंक वहां हमने गलती कर दी, क्योंकि उन लोगों ने एक तरह का उस बच्चे का कत्ल किया, क्योंकि उसको कैटरैक्ट था आंखों में,
तो जब वो खुला, जैसे ही उसको खोला गया, उसकी ना जटाएं सारी, पोमेरेनियन था ना, वो सारी काटी। पहले हमारा पैरावेट को हम साथ लेके गए थे, बड़ा अग्रेसिव हो रहा था, शांत हो गया एकदम से जब उसके पूरे बाल बाल कटे। लेकिन उसको आंखों की रोशनी नहीं थी, दिखता नहीं था, तो हमने मतलब ये भी जिद पे अड़े हुए थे, हम ही रखेंगे, ये यहीं पे मरेगा जो भी है। तो हमने बॉन्ड साइन करवा दिया कि दोबारा से अगर कोई क्रूरता नजर आई तो हमारी टीम इसको रेस्क्यू करके ले जाएगी। इनको मैं बोल के आई कि अब इसको हमने खोल दिया है, आप इसको ऊपर मत रखिएगा, नीचे रखिएगा, क्योंकि इसे दिखता नहीं है। कैन यू बिलीव इट, 1 हफ्ते के अंदर अंदर खबर आती है कि वो मर गया है, वो भी नेबर्स ने खबर दी, ऊपर से नीचे गिर के। अभी भी उसको छत पे रखा। अब बताओ इससे ज्यादा बड़े हत्या और कौन सी हो सकती है? और उसे दफना चुके थे, नहीं तो मैंने उनको छोड़ना नहीं था। इन जानवरों से मैम आपको एक ऐसी सीख जो इंसानों से ना मिली हो आपको? लॉयल्टी सबसे बड़ी तो लॉयल्टी, क्योंकि आप इंसान नाम के जानवर के लिए कुछ भी कर लीजिए, वो आपका लॉयल कभी नहीं बनेगा। डॉग को आप एक बिस्किट भी खिला देंगे ना, जिंदगी भर मरते दम तक आपको पहचानेगा। आई थिंक इससे बड़ा और कोई इनका वो मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकती। जाते जाते मैम हमारे शो में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? बिल्कुल, मैं पब्लिक को ये मैसेज देना चाहूंगी कि एक तो बेजुबानों की जुबान समझिए, क्योंकि हर बार हमें एक ही ताना मिलता है कि हम इंसानों के लिए काम क्यों नहीं करते। मैं आपको बता दूं, जो जानवरों के लिए काम करता है वो इंसानों के लिए भी करता है, क्योंकि उसमें कंपैशन होता है। तो ये कोई ये कहना गलत है कि अगर हम जानवरों के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर हर कोई ऐसे सोचेगा तो फिर बेजुबानों के लिए काम कौन करेगा। और इन कुत्तों से नफरत मत कीजिए, क्योंकि ये इंडियन डॉग्स हैं, क्योंकि इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती है बड़ी शर्मनाक है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हम इनको स्ट्रीट डॉग्स और स्ट्रे डॉग्स बोलते हैं, जबकि ये हमारी हिंदुस्तानी ब्रीड्स हैं, इंडियन पारिया डॉग्स हैं ये, जिनको हम इतनी नफरत की निगाह से देखते हैं। तो प्लीज अपनी, अगर आप वाकई में आजादी मनाना चाहते हैं तो ये जाती हुई ब्रीड्स को आप प्यार कीजिए, क्योंकि वैसे नसबंदी कर करके ब्रीड्स खत्म हो रही हैं। दूसरे फॉरेन ब्रीड्स को अगर आपको खरीदना भी है तो प्लीज हमसे संपर्क कीजिए कि वो रजिस्टर्ड ब्रीडर है या नहीं। हम आपको सारे लॉज बताना चाहते हैं ताकि आप पाप के भागी ना बने एक ब्रीडिंग के धंधे को बढ़ावा देकर। थैंक यू मैम।